सब एक ही तरह के चमचे हैं, सब कोई भी पार्टी ले लो, सब देश में सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब तुम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए अब इसमें फ्यूल देखो, फ्यूल कौन सा है? प्लूटोनियम। फ्यूल है बच्चा प्लूटोनियम, ठीक है। मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर जो होता है वो है यहाँ पे मॉडरेटर है जो जनरली क्या होता है, रेयरली यूज होता है। यहाँ जनरली हम लोग मॉडरेटर को यूज नहीं करते, तो मॉडरेटर रेयरली यूज होता है, ठीक है। कूलेंट जो होता है यहाँ पे वो हम लोग एक्चुअल में लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं। और रिएक्टर जो होता है वो होता है ब्रीडर रिएक्टर। रिएक्टर जो होता है वो होता है ब्रीडर रिएक्टर। ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज, ठीक है। एक हो गया प्लूटोनियम, यहाँ पे जो मॉडरेटर होता है रेयरली यूज होता है, कूलेंट जो होता है वो लिक्विड सोडियम होता है, रिएक्टर जो होता है वो ब्रीडर रिएक्टर होता है। वहीं हम लोग चलते हैं बच्चों थर्ड स्टेज में, इधर आओ। थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या है? पहला है फ्यूल, दूसरा है मॉडरेटर, तीसरा है कूलेंट, चौथा है रिएक्टर। आ जाओ बच्चों, फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया और रिएक्टर हो गया। अब जरा समझो, देखो यहां पे जो फ्यूल होता है वो एक्चुअल में थोरियम होता है। गॉट इट। अभी सारी चीजें हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। मॉडरेटर जो होता है वो होता है लाइट वाटर, मॉडरेटर जो होता है वो लाइट वाटर होता है। लाइट वाटर को हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। अभी बताता हूं ये डीमिनरलाइज्ड वाटर की क्या कहानी है ना। कूलेंट जो होता है वो होता है हैवी वाटर। रिएक्टर जो होता है वो AHWR होता है, या ब्रीडर रिएक्टर भी बोल सकते हैं, इनमें ब्रीडर भी यूज करते हैं। अब बात होती है AHWR क्या होता है। देखो AHWR होता है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। AHWR को हम लोग कहते हैं एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये हो गया एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये सारे के सारे स्टेज जो बोर्ड पे दिख रहा है पहले ठीक से लिख डालो, बढ़िया से कोई चीज समझ डालो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और इन्हीं रटने में मैं आपको वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ठीक है। अब एक एक को पकड़ना और अलग अलग से बात करनी है। चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग से हेडिंग डालते हैं। पहली हेडिंग चलो डालते हैं। पहली हेडिंग यहाँ पे हम लोग को पढ़नी है, सुनो अभी धीरे धीरे समझाता हूँ। हम लोग को यहाँ पे अलग अलग से पहले फ्यूल पढ़ना है, तीनों फ्यूल जानने हैं, ठीक है। फिर पता करेंगे भाई मॉडरेटर क्या होता है। बीच बीच में यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको दिखाता चलूंगा। वही जो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले की चीजें भारत में शुरू हुई थी, जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या 40 साल 50 साल की चीजें करंट अफेयर्स में आती हैं यूपीएससी में, आपको पता नहीं है। साइंस टेक में तो खास तौर से, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आया कि साइंस टेक 40 साल पुरानी चीज है। तो आप आज से अगर 1954 में अगर भारत ने अप्सरा का टेस्ट किया होगा तो वो भी आज आप करंट अफेयर्स ही बोलते हैं। सिर्फ आप 1947 को पुराना समय बोलते हैं, उसके बाद सब आप करंट अफेयर्स बोलते हैं। चलिएगा, एक से एक है। जब देश 47 में आजाद हुआ तो सारा साइंस टेक उसके बदले आएगा ना। आइए पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर शुरुआत करते हैं फ्यूल के बारे में। चलो भाई पहली हेडिंग डालो फ्यूल, साथ साथ चलते चलो और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। देखो अब हम लोग फ्यूल में पहले चलेंगे फर्स्ट स्टेज का फ्यूल। चलो भाई फर्स्ट स्टेज का फ्यूल। देखो फर्स्ट स्टेज के फ्यूल में अगर मैं बोलूं 1780s में जाकर दुनिया में सबसे पहले यूरेनियम ढूंढा जाता है। अब वो 1783 है, 1789 है, इससे अच्छा 1780s कर लो। 83 अगर है तो भी सही है, 89 तो भी सही है। चले 1780s में दुनिया में सबसे पहले यूरेनियम ढूंढा गया, और जिस शख्स ने ढूंढा उसका नाम था मार्टिन क्लैपरोथ। जब मैं पढ़ाता हूँ इस बंदे का नाम मुझे हमेशा याद आ जाता है। फिलहाल ये बंदा आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इसका नाम याद आ जाता है, क्या पता उसी का कोई आत्मा हमारे अंदर आई हो। 2-3 जनरेशन के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा सुनो,
इस बंदे ने असल में जो यूरेनियम नाम रखा वो इसलिए रखा क्योंकि जो चीज ढूंढी गई थी वो चीज बिल्कुल दिखने में, कुछ साल पहले एक प्लेनेट ढूंढा गया, उसका नाम था यूरेनस। वो बिल्कुल दिखने में यूरेनस प्लेनेट की एक फोटो जो दिखाई थी उसी तरह दिखता था, इसलिए इस एलिमेंट का नाम यूरेनियम रखा गया। तो सर इसका मतलब आज से लगभग 250 साल पहले यूरेनस की खोज हुई थी और लगभग 250 साल के आसपास ही यूरेनियम की भी खोज हुई थी। कहानी समझ में आगे बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्टिन क्लैपरो थे, इसने जो यूरेनियम को ढूंढा वो कहां ढूंढा? वो उसने ढूंढा यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसका नाम है पिचब्लेंड। तो पिचब्लेंड एक यूरेनियम का ओर है जिसके अंदर इसने ढूंढा क्या? यूरेनियम की मौजूदगी के बारे में बताया। और इसने बताया कि जो प्रकृति में जो यूरेनियम ओर के अंदर है, ओर समझते हो, प्रकृति में चीजें अयस्क के अंदर होती है, वहां से निकालना पड़ता है, उनको निकालते हैं वहां से अलग कर। जैसे शीशा गैलेना के अंदर होता है, पहले हम गैलेना को वहां से निकालते हैं फिर उसमें से शीशा अलग करते हैं। तो गैलेना एक ओर हो गया, अयस्क हो गया। इसको समझ रहे जो बोल रहे हैं? अजीब हालत है जी, जो चेहरा बनाए हो तो सो गए हो क्या तुम लोग? अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्या, एकदम मतलब लगे रहो तुम लोग। और क्या, इधर आओ। यूपीएससी की तैयारी करने वाला चाहे स्टूडेंट हो और यूपीएससी की तैयारी करने वाला चाहे वो टीचर हो, दोनों को थकना मना है। तबीयत खराब होगी किसी दिन वो बात अलग है, बाकी दिन फिर सही हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तब चलिएगा। अब सुनो, पिचब्लेंड जो हम यूरेनियम ओर जो है, इसमें पता है जो यूरेनियम पाया गया टोटल 6 आइसोटोप यूरेनियम के थे जो मार्टिन क्लैपरो को मिले। तो हाउ मेनी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इनसाइड अ पिचब्लेंड? 6। अब सुनो 6 कौन कौन से 6 हैं भाई? इधर सुनो बच्चों, है ना। एक तो है यूरेनियम 92-238, दूसरा मिला यूरेनियम 92-235, तीसरा मिला यूरेनियम 92-234। हाँ सर, अभी आप बताए भी थे ये सब कि अभी आप ये सब आगे पढ़ाओगे। एग्जैक्टली मैं आपको पीछे समझा ही दिया हूं ऐसे इस तरीके से कि आगे की चीजें अपने आप जुड़ती जाएं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अभी आप लिखे हो 6 आइसोटोप और नाम में आप लिख रहे हो 3 ही आइसोटोप। सर हम लोग तो फीस पूरा दिए हैं, है कि नहीं? आप भी पूरा बताओ। नहीं, इसका फीस से कोई लेना देना नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम जब फैक्चुअल डेटा लिखेंगे अपने आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूं, सुनो इधर, मैं ये कह रहा हूं कि जो यूरेनियम है ना 92-238, इसकी जो वैल्यू है वो 99.2742% इतनी ज्यादा है। 235 जो है वो 0.7204% है और ये जो है 0.0054% है। सर इस हिसाब से तो अगर तीनों जोड़ दिए तो 100% हो गया। थैंक गॉड, अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसीलिए 3 ही नाम लिखा गया है, लेकिन लिख 6 दिया गया है, लेकिन नाम 3 ही लिखा जाता है। ये हम नहीं, ये बड़े बड़े जनरल्स जिनकी मदद से मैंने आपको एक बहुत महान किताब लिख कर दी जिसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आता है, उस किताब में मैंने बड़े अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं उनकी चीजों को लिखा है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो जो प्रकृति में यूरेनियम मिला उसमें कितने तरह के आइसोटोप है भाई? 6 तरह के, लेकिन स्पेशली कौन से हैं? 3 तरह के। अब सुनो यही रुकते हैं, एक बात समझो, है ना। असल में क्या हुआ, इस यूरेनियम 235 को एनरिच किया जाता है। जब अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हमको यूरेनियम 235 को एनरिच करना पड़ता है। तो यहां हमने लिखा भाई एनरिचमेंट। क्या लिखा? एनरिचमेंट। और सुनो, एनरिचमेंट जैसे शब्द हम तुमको पीछे बताए थे, कहां? जब मैंने तुम लोग को बायोगैस में मीथेन पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था भाई, ऐसा है 40% 60% अगर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत बढ़िया, इससे क्या बन जाएगा? घर का खाना, चूल्हा जल जाएगा, याद आ रहा है? और उसको एनरिच करके 90% अगर पहुंचा दिए तो उससे गाड़ी का सीएनजी हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? अब सुनो बच्चों, उसी तरह यूरेनियम 235 के साथ है। जो प्रकृति में यूरेनियम 235 मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जल्दी बोलो। 0.7204। अगर इससे देखो, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का 2 काम हो सकता है, या तो तुम इलेक्ट्रिसिटी बना लो और या तो तुम एटम बम बना लो। बात समझ में आ रहा है? सुनो, हम लोग क्या बनाएं? हम लोग दोनों बनाएं, बम, है ना, दोनों बनाएं। ठीक है, निगेटिव इंसान, ठीक है, बम बनाएंगे। इधर आइए, हम लोग दोनों बनाएंगे। ठीक है, सुनिएगा, पहले एक काम करो, इसको हम लोग एनरिच करते हैं। इसको बच्चा एनरिच करके 3% के आसपास पहुंचाते हैं, और जब 3% के आसपास एनरिच करके पहुंचाते हैं फिर हम इससे बनाते हैं
इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इसको हम पहुंचा के 90% पहुंचाते हैं तो बनाते हैं एटम बम। वैसे एटम बम तो 20% के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन 20% के बाद वाला एटम बम बस एटम बम होता है। चलेगा एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखो चलेगा, बस एटम बम होता है, मतलब समझ गए ना। और 90% वाला एटम बम होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए। तो सर हम समझ गए अगर एनरिचमेंट इतना कम है तो इलेक्ट्रिसिटी, और एटम बम के लिए 20% के ऊपर मिनिमम होना चाहिए, और 90% वाला तो महान एटम बम की श्रेणी में आ जाएगा। बहुत सही। अच्छा, आप लोग को पता है, अब आप लोग यहां पे हमसे एक चीज पूछोगे, सर एक बात बताओ, यहां पर इतना सारा 238 पड़ा हुआ है, क्यों फालतू में जा रहे हो आप यूरेनियम 235 को एनरिच करना है? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। बोलो, पूछने वाले थे? अरे हमको पहले से पता है, इसलिए नहीं पूछते हो कि हम पढ़ाते समय उसको पढ़ा ही देते हैं। इधर सुनो, इसीलिए मेरा ऑनलाइन क्लास बड़ा हिट होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं बनता है। इधर सुनो, असल में क्या होता है कि पहले हम इसको ए करने दो। अब सुनो, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? सब लोग समझ आ रहा है? हाँ, अब सुनो, ऐसा है बच्चों कि यूरेनियम 235 ये आपको जनरल स्टडीज है ना, ये बेस्ट आइसोटोप है यूरेनियम का, और दूसरा इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप भी हुई है, इसीलिए यही यूज होता है। तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि यूरेनियम 235 आइसोटोप केमिस्ट्री में जब रिएक्शन करके साइंटिस्ट ने देखा तो इसके अंदर के जो बॉन्डिंग वन आइसोटोप वगैरह है ये सबसे अच्छी तरह से रिएक्शन करने की क्षमता रखते हैं, पहली चीज। और दूसरा, इसी यूरेनियम 235 ए आइसोटोप्स की टेक्नोलॉजी भी आज तक दुनिया में डेवलप हो पाई है। ये दो कारण है जिसकी वजह से जनरल स्टडीज के बच्चों को मैं इतना ही बताता हूं, यूरेनियम 235 ही यूज किया जाता है आइदर फॉर इलेक्ट्रिसिटी या एटम बम। एक चीज और बता दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये बताओ हम लोग को एनरिचमेंट करना आता है? हाँ आता है। हमारे पास दिक्कत क्या है? हमारे पास प्रभु यूरेनियम नहीं है, हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है, और अगर है तो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है। इसीलिए हम लोग के पास यूरेनियम होते हुए भी हम लोग को किस पर डिपेंड होना पड़ता है? कोयले पे। और कोयला भी हमारे पास किस लेवल का आप लोग जानते नहीं, तो हम लोग 5 कंट्री के इंपोर्टर कंट्री की लिस्ट में अक्सर नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम लोग की कंट्री में पावर अभी भी किससे है? कोयले से ही है। ठीक है, और एनरिचमेंट भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन जो है, फिलहाल ये बताओ यूरेनियम एनरिचमेंट कब से शुरू किया गया होगा? 2023 से? तो फिर कब से किया गया होगा? जब एटम बम कब से? हिरोशिमा नागासाकी। बताओ 1945 के पहले की बात हो रही है। तुम लोग कुछ समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलो, तुम लोग समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं, कह रहा है, और ये तुम लोग बकलोल जाकर एग्जाम में बोल के आए हो कि ये करंट अफेयर्स है। इतना जोर से हमारा मतलब पसीना चेहरे से उतरता है एकदम, मतलब समझ गए ना कितना कंट्रोल हम करते होंगे उस समय अपने आप को। जब मार्केट में लोग आते होंगे, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स करते होंगे, इस जगह पे जब ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिखाते हैं तो हमको लगता होगा कि मैं क्यों जाके अपना सर फोड़ता हूं, तुम लोगों को जाके पूरे भारत में 20-25 शहर जा के चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, जबकि वो ये सब पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है, इसीलिए जब पढ़ाते नहीं हैं तो उनको लगता है सब करंट अफेयर्स है। बकलोलों का ये हालत है, सब बोलना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा वर्ड नहीं है, गांव में बोला जाता, बोलोगे सर अजीब तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। वो हमारे गांव में सब अच्छा वर्ड बोला जाता है, बेवकूफों को बकलोल बोलते हैं सब। यहां नहीं चलता होगा, हमको पता है। सुनिए, अब देखिए स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट। ठीक है भाई, है हमारे पास यूरेनियम डिपॉजिट, इसके बावजूद इंडिया कोयले पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये बताओ साक्षात हमारी लाइन यूपीएससी दिया है कि नहीं दिया है? और ऐसा नहीं है कि इस साल हम लिखाए हैं। आप एक काम कीजिए, 2022, 21, 20 आप जाके 2003 की कॉपीज उठाइएगा, पिछले 20 साल से जो पढ़ाए हैं, जो बच्चे पढ़े मिल जाएंगे। बहुत सोशल मीडिया पे आ जाए बच्चे हमारे, सबको यही बताया हूं, पर ये क्वेश्चन 20 साल बाद आया है। अब सुनो क्या हो गया। हाँ सुनो, इधर सुनो। अब ये बताओ, यूरेनियम एनरिचमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट अफेयर्स है, बता रहा हूं मैं, बोलना नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है,
और जो लोग बोले करंट अफेयर्स, तो तुम भी वहां जवाब मत देना। अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारा साइंस टेक में 0 होने वाला हमको पता है। इसका मतलब तुम रवि सर की क्लास कभी नहीं सुने, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और हम बताएंगे नहीं कि एक टीचर है जो ये सब चीज पढ़ाता है। कंपटीशन कम रहेगा ना। लेकिन सुनो, सिलेक्शन के बाद तो बोल देना यार, काहे हमारे पेट पे लात मारते हो तुम लोग। तुम्हारा हो गया उसके बाद बोल देना। अच्छा, जानते हो कुछ बच्चे ऐसे हैं, विश्वास नहीं करोगे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि सोशल मीडिया और ये रिकॉर्डिंग भी है। सिलेक्शन के बाद ऐसे कहते हैं, देखो क्लास नोट्स पढ़ लो, मैग्रा हिल की किताब पढ़ लो और करंट देख लो। और कुछ कहते हैं क्लास नोट्स पढ़े थे और बाकी करंट देख लिए थे। ये नहीं बोलते हैं रवि सर का क्लास नोट्स। ये मैं टॉपरों की बात बता रहा हूं। तुम लोग ऐसा टर्न मारते हो ना, यू टर्न। लेकिन मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता। मैं जान लेता हूं ये आदमी, मतलब या इंसान या ये लड़की या लड़का जो भी है ना, बहुत गंदा है। और ये जान लेता हूं कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, यहां हमारे बच्चे ही नहीं होंगे जिनको हम लोग जान दे के पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम रफा दफा कर देते हैं। चलिए, और क्या इसमें, अरे छोड़ो हम करेंगे, अरे छोड़ो 20 साल से कर चुके हो, अब तो हम कितनों को बना चुके, अब हम नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड स्टेज पे देखो ऐसा है, फर्स्ट स्टेज हम बढ़िया से समझा दिए। और सुनो, लगे हाथों यूपीएससी के क्वेश्चन भी दिखा दिए तुम लोगों को। आइए, पेपर लेके बैठता हूं मैं क्लास में, इधर आओ। अब सुनो, ये बताओ, अभी जब हम लोग फर्स्ट स्टेज वाला जब रिएक्शन देखे तो क्या देखे थे? पहले हमको फिर लिखना पड़ेगा। तुमको बता रहे हैं ये रिएक्शन अगर तुम भूल गए तो न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन भूल जाओ, वो सपना है, कभी कर नहीं पाओगे। ए न्यूट्रॉन जाएगा, यूरेनियम तोड़ेगा, कुछ समझ नहीं सर? न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन याद है? क्या बनेगा बोलते जाओ। बेरियम बनेगा, एटॉमिक नंबर 56 बनेगा, केप्टॉन 36 आएगा, 3 न्यूट्रॉन बनेगा, हीट एनर्जी आएगी। इस तरह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चलेगा। बहुत सही। अब सुनो, ये बताओ सेकेंड स्टेज में फ्यूल क्या होता है? सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल होता है वो प्लूटोनियम होता है। अच्छा, अब ये बताओ प्लूटोनियम कहाँ मिलता है, अमेरिका में कि कलकत्ता में? नहीं, कौन था कलकत्ता? कहीं नहीं मिलता है गधों, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि प्लूटोनियम नेचर में होता ही नहीं है। तो कहां से आया प्लूटोनियम? आया बच्चों, इसका जो वेस्ट होता है उसमें होता है। अब भी नहीं समझ में आया? डांटता भी हूं मैं तगड़ा वाला अगर आंसर गलत दिए तो, इतना मेहनत करने के बाद। अच्छा, इस वेस्ट में से निकालो प्लूटोनियम। सुनो, कौन सा प्लूटोनियम होता है? प्लूटोनियम 239 होता है। कौन सा होता है? प्लूटोनियम 239। और सुनो, ये प्लूटोनियम 239 इसके वेस्ट से आता है, और ये जानते हो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल का मतलब बड़का वाला पागल। अनस्टेबल है तो पागल है, और बहुत बड़ा हाईली अनस्टेबल है तो बहुत बड़ा पागल है, और बहुत बड़ा पागल है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी एटम बम। एटम बम इनडायरेक्टली हम यही बार बार बहुत बड़ा खतरनाक बोल रहे थे। इस तरह का आइसोटोप एटम बम बनाने के लिए होता है। पर सुनो, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वाले कंट्री हैं, निर्माणकारी कार्यों में भी बातचीत करते हैं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है कि पाकिस्तान इस चीज को ध्यान रखे, अगर भारत समझौता करने की बात करता है, शांति की बात करता है, तो भारत शांति के लिए अस्त्र उठाने की भी बात करता है। अरे मतलब ऐसे लीडर आजकल मिलते कहां हैं? समझ रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? श्री अटल बिहारी। मतलब क्या, मतलब क्या बोले हम। चलिए, है ना, पुराने जमाने के लोग ऐसी हिंदी बोलते थे, ओह सुषमा उष्मा जी। आजकल के लोग तो हिंदी ऐसी बोलते हैं कि उसमें भी गालियां लगता है, चुभने वाली हिंदी। सुषमा उष्मा जी का आप देखिए, आप लोग कभी जाइए, क्या मतलब हिंदी बोलते थे ये लोग। अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, कविताओं में इशारों में ढकेल देते थे, मतलब क्या बात होती थी। आइए, मतलब क्या ये लोग, क्या आजकल के नेता लोग जाने, बोलना तमीज आता नहीं है, व्यवहार तो है ही नहीं, बदतमीज की तरह से तो कुछ भी बोलते हैं पार्लियामेंट में। आइए, अब देखिए प्लूटोनियम 239 गाली दुबाज करते हैं खुल्लम खुल्ला। आइए, अच्छा प्लूटोनियम 239, सुनो एक काम करो, प्लूटोनियम 239 हो गया बच्चों कहाँ?
एटम बम करें, लेकिन सुनो हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे, तो क्या करें, एक काम करते हैं, हम तुमको सारी चीज बताए हैं, जरा ध्यान दो। अगर हम एक न्यूट्रॉन जोड़ दें तो प्लूटोनियम का क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, न्यूट्रॉन जो होगा एटॉमिक मास बढ़ाएगा, यानी प्लूटोनियम 239 240 हो जाएगा। सो स्वीट, आई लव यू टू। हम तुमको पढ़ाई ही इस तरीके से है कि अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक तुमको क्यों समझाया गया है, क्योंकि सब यहां पे तुम लोग जोड़ लो। प्लूटोनियम 240 क्या है, कंपैटिबली लेस अनस्टेबल है, ठीक है, ये कंपैटिबली लेस अनस्टेबल। और बच्चा लेस अनस्टेबल का कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी बना ली, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी बना ली। और आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया हाईली अनस्टेबल एटम बम और इधर हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनो, ऐसा है, फर्स्ट स्टेज डन, सेकेंड स्टेज डन। तुम लोग को पता है पहले दो जो एटम बम गिरे हैं, एक जिसका नाम है लिटिल बॉय और दूसरा जिसका नाम है फैटमैन, है ना, एक का नाम है लिटिल बॉय और दूसरा नाम है फैटमैन। जानते हो ये ऐसे एटम बम हैं जो एक यूरेनियम का बना है और दूसरा भैया प्लूटोनियम का बना है। तो सर इसका मतलब यूरेनियम वाला भी एटम बम और सर प्लूटोनियम वाला एटम बम दोनों गिर चुका है। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में गिरने वाले बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। कितना खतरनाक बम, कितना सुंदर सुंदर नाम, ठीक है, छोटा बच्चा मोटा आदमी। और जो गिराया है उसका नाम है एनोला गे। सर ये एनोला गे क्या है, उस सुपर फास्टर बम्बर प्लेन का नाम है। फिलहाल तुम लोगों के पेपर में एरोप्लेन का नाम नहीं पूछता है, लेकिन वो था लिटिल बॉय फैटमैन बमों के नाम, यूरेनियम और थोरियम वाले, प्लूटोनियम वाले, और एनोला गे नाम था फाइटर प्लेन का। एक बात जान लो, अभी जब एटम बम गिराए जाते हैं बच्चों, तो एटम बम किन किन चीजों से गिराए जाते हैं। एटम बम गिराया जाता है, पहला तो फाइटर प्लेन से गिरा है, उसके अलावा गिरा ही नहीं आज तक, दोनों के दोनों जगह पे। सुनो, सेम फाइटर प्लेन और सेम पायलट ने दोनों बम गिराया था 2-3 दिन के इंटरवल पे, ठीक है। अच्छा, पहला या तो हम फाइटर प्लेन से एटम बम गिरा सकते हैं, और ऐसे फाइटर प्लेन को हम लोग न्यूक्लियर वाला फाइटर प्लेन कहते हैं, ठीक है, जो एटम बम गिरा सके, ठीक है। दूसरा हम लोग एटम बम मिसाइल से गिरा सकते हैं, पास जिसको भेजते हैं हम लोग, अग्नि, ये सब सुनते नहीं सुनते, इसके अंदर लगा के भेज सकते हैं। और तीसरा बच्चों हम लोग एटम बम गिरा सकते हैं सबमरीन से। सबमरीन बोलते हैं पनडुब्बियों से, कोस्टल एरिया से ले जा फेंक दो वहां पे। नहीं समझ में आई बात? तो कौन कौन से मोड हो गए एटम बम गिराने के? 3। पहला हो गया फाइटर प्लेन, दूसरा हो गया मिसाइल, तीसरा हो गया सबमरीन पनडुब्बी। यार मतलब क्या इंटेलिजेंट तुम लोग हो गए, एटम बम गिराने लगे हो। चलो अब रुको, अब सुनो, ये हो गया। अभी भी हम लोग इस पे थोड़ी देर बाद फिर आते हैं। चलो भाई थोड़ी किनारे चलो। अभी देखो, अभी एक स्टेज का फ्यूल और बचा है। कौन? जल्दी बोलो, थर्ड स्टेज का फ्यूल। देखो ऐसा है, थर्ड स्टेज के फ्यूल में क्या आता है? थर्ड स्टेज के फ्यूल में आता है थोरियम। लेकिन मैं तुम लोग को पहले बता दूं, थोरियम जो होता है एक्चुअल में वो मोनाजाइट सॉइल में मिलता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं थोरियम की तरफ जा रहा हूं तो मुझे पहले मोनाजाइट सॉइल की बात करनी होगी। मोनाजाइट सॉइल जो होता है भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में ठीक ठाक मिलता है, लेकिन ये रेयर मटेरियल के फॉर्म में है। मतलब ये रेयर एलिमेंट, रेयर मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। सर आप मोनाजाइट सॉइल को रेयर क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है, बहुत सारा है ना, बहुत सारा मिट्टी के अंदर थोड़ा मोनाजाइट सॉइल का पार्टिकल मिलेगा, इसलिए मैंने इसको बोला रेयर मटेरियल है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, मटेरियल। नहीं समझ में आ रहा है? अब बे मान लो 2 बाल्टी हम निकाले हैं, कई सारा, इतना सारा, उसमें 1-2 मोनाजाइट मिल रहा है, तो रेयर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जो मोनाजाइट सॉइल है उसके अंदर से जो रेयर है उसमें से थोरियम मिलता है, और फिर इस थोरियम को यूज करते हैं। एक मिनट रुको, ये जो मोनाजाइट सॉइल है ये अपने आप में एक क्वेश्चन और बना, 2022 के पीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जस्ट 1-2 साल पहले, ठीक है, 2022। उन्होंने कहा मोनाजाइट सॉइल एक रेयर मटेरियल है, एकदम सही था। और दूसरा बोला कि ये जो होता है कोस्टल एरियाज पे, एकदम सही है, मोनाजाइट भारत के कोस्टल एरियाज की तरफ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं पूरे कोस्टल एरियाज में मिलेगा, वैसे तो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट में मिलता है, और ज्यादा जो मात्रा होती है वो कहां मिलती है? ये
ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। यही क्वेश्चन यूपीएससी के 22 में था भी। तो ये बताओ मोनाजाइट सॉइल जो होता है वो कहाँ मिलता है? कोस्टल एरियाज में। क्या कोस्टल एरिया के हर एक एक चप्पे चप्पे पर? नहीं, लेकिन हाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट दोनों जगह पे मिलेगा, लेकिन इंटायर पे नहीं मिलेगा, कुछ कुछ एरिया में। अच्छा, किस एरिया में ज्यादा मिलेगा? ठीक है, अब सुनो, इसी मोनाजाइट सॉइल से हमने निकाला थोरियम, और अब क्या किया, इस थोरियम के अंदर करते हैं कुछ रिएक्शन लैब में लाकर, उसमें एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, एक बीटा पार्टिकल को निकालते हैं। जैसे ही एक न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे और बीटा पार्टिकल को निकालेंगे, फिलहाल ये रिएक्शन काम का नहीं है, ऐसा कह लो थोरियम से बनेगा यूरेनियम 233, और ये यूरेनियम 233 एक्चुअल में थर्ड स्टेज में फ्यूल की तरह यूज में लाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि थोरियम डायरेक्ट फ्यूल नहीं होता, यूरेनियम 233 फ्यूल होता है, और इसको हम सीधा बोल दें थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233, क्योंकि यूरेनियम 233 बच्चा इधर नहीं होता है। आप जो इधर यूरेनियम देखे थे, इधर देखो, इधर जो आप यूरेनियम देखे थे, हमको बताओ इसमें कहीं यूरेनियम 233 है? इधर बताओ, इधर यूरेनियम 233 है? इधर है? हाँ, इसका सीधा मतलब है कहीं अगर पेपर में यूरेनियम 233 आता है, इसका सीधा मतलब वो एग्जामिनर थोरियम पर क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं कंफ्यूज होके यूरेनियम ना समझ जाना 235 वाला। ये भी तुम में से सारी जनता यूपीएससी वाली करके आएगी, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं करेंगे। बढ़िया समझा दिया हूं सफीलुल, ठीक है ना? बहुत बढ़िया एक चीज को इतनी बारीकी के साथ समझाऊं, बाकी तुम देख लो। न्यूट्रॉन बीटा वही करते हैं जो नहीं जानना। ओके, ठीक है, बस थोरियम को सीधा ना करके यूरेनियम से निकालते हैं। कम पढ़ो, काम का पढ़ो, कलेक्टर पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, फालतू पढ़ो, मास्टर बनो, चले, है ना? ये आजकल जो मास्टर लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, अपना तो हुआ नहीं, दूसरे करा रहे हैं, और ये है ना, और सारा फ्रस्ट्रेशन इनके चेहरे पे होता है। खुशी से पढ़ाएंगे नहीं, टेंशन में मरे जा रहे हैं। आइए अब इधर सुनो, फर्स्ट सेकंड एकदम देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। एक चीज कितना क्रिस्टल बोर्ड एकदम देखिए, वाह, बोलो वाह, एकदम मतलब क्रिस्टल। हमको कितना खुशी हो रहा है, कितना बढ़िया से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है। आपका नहीं पता, हमको खुशी होता है, वाह रवि सर बहुत ईमानदार टीचर की तरह मजे से पढ़ा रहे, बहुत बढ़िया। सुनो, थोड़ा और आगे बढ़ो। यही सब बच्चे हैं जो याद रखेंगे, अच्छा पढ़ाओगे, और नहीं रख, ये ऐसे बच्चे हैं आजकल के कि ये ना ये चीजों को अपने पास रखते नहीं, लौटा देते हैं। इसीलिए हम डरते हैं, बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा लौटाएंगे सब, बुरा करेंगे तो बुरा भी लौटाते। पुराने जमाने हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं होता था, अच्छे टीचर के साथ अच्छा लौटा देते थे, बुरे टीचर के साथ कुछ नहीं करते थे, छोड़ देते थे। ये अलग हैं सब, ये बुरे के साथ बुरा भी कर सकते हैं। बहुत खतरनाक बच्चे आज के नए जनरेशन वाले, है ना? इसलिए ये नई जनरेशन से बहुत डरते हैं भाई, नहीं समझे? हाँ, हमको पता है तुम लोग किसी का कुछ रखोगे नहीं, लौटा दोगे, क्योंकि अलग ही जमाना है सब, और बुरा कोई किया होगा तो बुरा भी लौटाओगे, ये बड़ा डर लगता है, इसलिए हम बुरा नहीं करते भाई। देख लो कितना सही पढ़ा रहे हैं। अब सुनो, एक बार रुको, एक यहीं पे क्वेश्चन बताना है। जानते हो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। चलो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। चलो बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम में कहां पर क्या क्या अंतर है? कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम, कहां पर क्या क्या अंतर है? सुनते जाओ। ओके, कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। पहले सुनो, यूरेनियम का मतलब क्या, थोरियम का मतलब क्या, ये ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? यूरेनियम का मतलब ब्रैकेट में यूरेनियम 235 लिख लो, और थोरियम का मतलब ब्रैकेट में 233 लिख लो, ठीक है? ब्रैकेट में ये उसका मतलब है। यूरेनियम का मतलब कौन सा यूरेनियम, थोरियम का मतलब कौन सा यूरेनियम, ठीक है? अब देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस प्रकृति में जो यूरेनियम थोरियम है, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? यूरेनियम ज्यादा है या थोरियम ज्यादा है? आप गलत जानते हैं, थोरियम ज्यादा है। तो थोरियम आर मोर एबंडेंटली इन द नेचर। पहला, थोरियम प्रकृति में अधिक मात्रा में है। थोरियम इज मोर एबंडेंटली इन द नेचर, या मोर इन अमाउंट इन नेचर।
थोरियम इज मोर एबंडेंटली इन नेचर या थोरियम इज मोर इन अमाउंट इन नेचर? तो प्रकृति में थोरियम ज्यादा होता है, पूरी दुनिया में अगर देखें इतना यूरेनियम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, ये बताओ, तो थोरियम इज मोर एबंडेंट है ना, मोर इन नेचर। थोरियम के बारे में एक बात और बताओ, ये बताओ यूरेनियम और थोरियम में ज्यादा एफिशिएंसी कितनी है पावर जनरेशन की? आंसर है थोरियम की। थोरियम हैज मोर एफिशिएंसी फॉर पावर जनरेशन। तो सर ये तो यहां भी अच्छा हो गया, और क्या, और मोर इन अमाउंट हो गया, और क्या, दोनों जगह अच्छा हो गया, बहुत सही। तो थोरियम जो है वो प्रकृति में ज्यादा मात्रा में है। थोरियम जो है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पावर जनरेट करने की, ठीक है ना। और तीसरी चीज आपको एक बात और बता दूं, देखो बच्चों, जब यूरेनियम जलता है या थोरियम जलता है, मतलब जलना नहीं, यहां तो टूटना बोलना चाहिए। जलता तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी है, ये तो टूटता है, लेकिन एक भाषा चली जा रही है जलना जलना जलना, तो मुंह से निकल जाता है, लेकिन याद रखना यहां पर ब्रेक होता है, बर्न नहीं होता है। ये न्यूट्रॉन जो गया था बच्चा, ये यूरेनियम को तोड़ा है, जलाया नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो जलना बोल दिया तो चलेगा, लेकिन सही तरीका नहीं है। लेकिन नहीं है बोल बल बर बन तो बनने हो गया। चलिए अच्छा एक बात और सुनो, जब थोरियम जलता है, देखो फिर गलती हुआ, क्या फर्क पड़ता है? जब थोरियम टूटता है, ठीक है, तो इस केस में भी न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं, और जब यूरेनियम टूटता है इस केस में भी न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं। समझ में आ रही बात? किस केस में न्यूक्लियर वेस्ट कम बनते हैं? जब थोरियम टूटता है। ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया। थोरियम डिराइव इन 33 प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ये न्यूक्लियर वेस्ट कम बनाता है। अरे वाह, तो सर इस हिसाब से तो थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। थैंक गॉड। और सुनो, 2012 के पीटी का एक क्वेश्चन और देख लिया, करंट अफेयर्स का, है कि नहीं? क्योंकि उसी साल थोरियम और यूरेनियम पूरे ब्रह्मांड में खोजा गया था, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था करंट अफेयर्स का। ब्रह्मांड में उस समय यूरेनियम थोरियम खोजा गया, उसी साल क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। बेवकूफ। अच्छा अब सुनो, समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम, आप लोग सहमत हैं? ठीक से बोलिए हाँ। अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, सर थोरियम यूरेनियम से बेहतर है? सर थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे भारत में है, तो सर फिर न्यूक्लियर एनर्जी आज भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं है? सर कोयला 60% न्यूक्लियर एनर्जी 3%, सर इसका कारण बताइए। सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं, अभी आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन आप सोचना शुरू कीजिए, इसका आंसर कहीं और होगा, क्योंकि अभी इस मूवी में और कुछ कैरेक्टर आएंगे, वो कैरेक्टर इस आंसर को समझाने में हेल्प करेंगे। अभी वो कैरेक्टर हमने नहीं बताए इस मूवी में, नहीं समझ में आया? कुछ अभी इंसान और आएंगे, उनको बताने दीजिए, तब बताएंगे मूवी में कि अंत में हीरो हीरोइन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। रुको अभी, है ना? इंडियन मूवी में अगर हीरो हीरोइन नहीं मिले तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए हीरो मर गया है तो उसको जिंदा करो। ये अलग मूवी होती है भारत में। चलिएगा, आज भी हम लोग उसी प्यार मोहब्बत में फंसे हुए हैं, और यहाँ लोग स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन क्या क्या बना रहे हैं, है कि नहीं? चले, ग्रेविटी बना रहे हैं। हम लोग तो अंतरिक्ष में भी जाए प्यार करके चले आए, चंद्रयान 3 ना भेजे, उसमें प्यार करने जाए। अजीब हालत है। अरे क्या मतलब। ठीक है, अभी हम लोग उसी पे हैं। आइए, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड, बढ़िया हो गया। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, हम लोग को तो बहुत सारी चीज पढ़नी है, अभी तो फ्यूल ही हुआ है। असल में फ्यूल सबसे बड़ा टॉपिक था, इसलिए खींच गया 20-25 मिनट। समझ में आ गई बात? रुको, अब थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कहां बात करें? मॉडरेटर। चलो भाई, अगली हंड्रेड डालो, मॉडरेटर। अब हम आते हैं मॉडरेटर पर, अब हम आते हैं मॉडरेटर पर। चलो बच्चों, मॉडरेटर क्या है? देखो ऐसा है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होते हैं। फिर सुनो, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं? इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं, पहले मैं फिर से उसी रिएक्शन को लिखूंगा।
यूरेनियम 92 235। मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अकेला ये इक्वेशन ही 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर का दिया है। जिन लोग को इक्वेशन ही नहीं पता क्या मॉडरेटर मारेंगे, क्या कूलेंट मारेंगे, क्या यूरेनियम मारेंगे, क्या रिएक्टर मारेंगे, है ना। अब ये टूटा, बना बेरियम एटॉमिक नंबर 56, बना क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, 3 न्यूट्रॉन प्लस आया हीट या एनर्जी, ये हुआ पूरा इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के दम पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों मॉडरेटर क्या होता है। सुनो अभी, ठीक है, इसके दम पर मैं बताने जा रहा हूं मॉडरेटर क्या होता है। सुनो, ऐसा है, पहले तो मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूं। ग्रेफाइट, एक मिनट, हैवी वाटर जिसका सिंबल था D2O, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट्स आर बेस्ट मॉडरेटर। पहले तो यही लिख डालो एक फैक्ट, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट्स आर बेस्ट मॉडरेटर। हैवी वाटर वही फार्मूला जो आप D2O बोल रहे थे, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट आर बेस्ट मॉडरेटर। हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट्स आर बेस्ट मॉडरेटर, ठीक है ना, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट्स आर बेस्ट मॉडरेटर। ठीक है, अब जरा यहां पे चीजों को समझना। ठीक है, हैवी वाटर ग्रेफाइट जो है वो बेस्ट मॉडरेटर कैसे हैं। सुनो, ऐसा है, पहले मॉडरेटर का कंसेप्ट क्या समझो। ऐसा है, जो यूरेनियम रिएक्टर के अंदर टूटता है, रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर एक फर्नेस को कहते हैं, इंग्लिश में फर्नेस कहते हैं, शुद्ध हिंदी में भट्टी बोलते हैं। पुराने जमाने में कोयला वेला से जब खाना बनता तो भट्टियों के अंदर जलाते थे, दहकाते थे कोयला, तो ये न्यूक्लियर फर्नेस हो गए। इसके अंदर यूरेनियम को तोड़ा जाता है, ठीक है ना। कभी यूरेनियम को सड़क पे या क्लास से मत फोड़िए फाड़िएगा, बचेगा नहीं कुछ यहाँ देखने लायक, ठीक है, चलिएगा। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, जब हम किसी रिएक्टर या भट्टी या फर्नेस के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शन को कराते हैं तो वहां पर बहुत सारी जरूरतें होती हैं चीजों को। क्या क्या चीजें हैं, जरूरतें हैं, वहां पर क्या होता है, जो यूरेनियम होता है वो स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन से टूटता है, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा है वो धीरे स्पीड से, जब मैं धीरे धीरे इसी स्पीड से पढ़ाता हूं तभी समझता है, लेकिन जैसे हम तेज पढ़ा देंगे वो कहेगा सर प्लीज स्लो हो जाइए, समझ नहीं आ रहा, यानी रिएक्शन बंद हो गया। फिर तेज होंगे, फिर कहेगा सर रुक जाइए। फिर वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी क्लास के लिए एक मॉडरेटर की तरह काम कर रहा है, स्पीड को स्लो स्लो करता रह रहा है ताकि समझ में आता रहे, यानी रिएक्शन चलता रहे, कुछ इस तरीके का। बोलो हाँ। अब सुनो, यहां पर न्यूट्रॉन जो है स्लो स्पीड से गया, यूरेनियम को तोड़ा, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, जो न्यूट्रॉन ये तो तोड़ा खत्म हो गया, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन निकला ये फास्ट स्पीड से निकला, तो अगली बार ये फास्ट स्पीड वाला न्यूट्रॉन जाएगा दूसरे यूरेनियम के कण को तोड़ेगा, फिर तीसरे को तोड़ेगा, लेकिन नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि यूरेनियम जो है वो कितनी स्पीड से टूटता है, स्लो। यूरेनियम 235 कितनी स्पीड से तोड़ता है, और जो निकलता हो किस स्पीड से होता है, तो फास्ट वाला अगली बार आएगा तो तोड़ पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, वो तो गया, समझ में आ गई बात। यूपीएससी 2011 ले एक और क्वेश्चन बना, सुनो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, ये मॉडरेटर करंट अफेयर्स का जनरल क्वेश्चन है। मॉडरेटर क्या करता है, करंट अफेयर्स, बेवकूफ, एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ और करता है। तुम कंट्रोल रॉड और एब्जॉर्बेंट में कंफ्यूज हो गई हो, थोड़ा रुक जाइए। तुम आई थी ना बाहर पूछने, कोई और आया होगा, चेहरा तुम्ही से मिल रहा है, कोई बात नहीं, इंसान तुम भी हो, इंसान वो भी था, और क्या। लिखो, यूरेनियम 235 ब्रेक, यूरेनियम 235 ब्रेक विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर आप कह रहे हैं यूरेनियम 235 जो होता है वो मंद गति वाले न्यूट्रॉन में टूटता है। हाँ, यूरेनियम 235 ब्रेक विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, धीमी गति वाले न्यूट्रॉन से ही यूरेनियम 235 टूटता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 ब्रेक विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट। लेकिन जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसकी गति क्या है, बहुत तीव्र होती है ना, बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट, EMI ठीक है ना, लेकिन निकलने वाले न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज होती है। फिर लिख लो, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड, है ना। मॉडरेटर इसकी गति को स्लो करने की स्लो करते हैं ना। सो मॉडरेटर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन फॉर इट्स रिएक्शन,
मॉडरेटर इसको स्लो कर देते हैं न्यूट्रॉन की गति को। इससे क्या हो जाता है, लगातार यूरेनियम टूटता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। और आगे बढ़ो, ये हो गया मॉडरेटर। अब हम लोग यहीं पर अगला आ जाते हैं कूलेंट के बारे में। चलो लिखो कूलेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सुनो 2011 में कि भाई ये बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या पूछा यूपीएससी ने, व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने ऑप्शन लिखा, पहला कहा कि इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर दूसरा कहा इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, फिर तीसरा कहा इट डिक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर, और फिर अगला कहा इट इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर। तो मुझे पता है आप लोग आंसर क्या मारेंगे, इट ABCD है, 1 2 और 1 3 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये, हाँ इसका आंसर होगा स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ये साफ साफ क्वेश्चन दिया, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज द न्यूट्रॉन, कूल डाउन द रिएक्टर, स्टॉप द रिएक्टर। एकदम मेरे सामने किताब है, मैं देख रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कह रहा है ये बताओ कि जो मोनाजाइट है वो सब क्या है, ये आया 2022 में। फिर वो 2023 वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जब ये तुमको दिखाए थे वो यूरेनियम सब बन गया है, सब घटिया घटिया क्वेश्चन। कह रहा है टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिनियन दैट इंडिया शुड परस्यू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज अ फ्यूचर फ्यूल, है ना। किस केसेस में थोरियम जो है वो यूरेनियम से बेहतर है, वो भी बता रही है, थोरियम यूरेनियम का कंपैरिजन। सब लाइन बाय लाइन प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जो जो आपके आद्य गुरु हैं अपना देख लीजिए, वही दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ आई बात। लेकिन आप लोग तो पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, मेरे सारे किए धराए पे अंतिम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन पानी फिरेगा। चलिए, पर कोई बात नहीं, आज भारत में लोग जान रहे हैं, कम से कम किताब आने के बाद। एक ही आदमी है जो पढ़ा रहा है, एक ही आदमी है जो लिख रहा है, बाकी सब लोग इसको करंट अफेयर्स बनाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चे तो हैं ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। 1.25 लाख बच्चे इस किताब को लेते हैं आज इंडिया में, तो 1.25 लाख बच्चों को तो भरोसा होगा, और 1.25 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं भाई। लक्ष्मीकांत सर पे 2.5 लाख लोगों को भरोसा है, रवि अग्रवाल पे 1.25 लाख लोग। इस बार उम्मीद है कि कलर आया है, इस बार तो आई एम वेरी श्योर जो कलर आया, मतलब इस बार तो मतलब जो कलर जो आई है ना, अरे मतलब क्या होता है, देख रहे था ब्रह्मांड एकदम काले काले दिखाए हैं, देख रहे थे ब्रह्मांड काला काला है, तारे भी दिखाया हुआ जगमग, मतलब क्या बताऊं मैं। जब मैंने किताब अपने हाथ में देखा ना, उस दिन हमसे रहा नहीं गया, हम इसको तकिए के नीचे रख के सोए। अरे ये सब मेहनत हुआ है, देख रहे हो आयरन डोम, अरे मतलब क्या बताएं हम, अरे हम भी क्या बात कर रहे हैं फालतू का। इधर चलो पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कूलेंट पर। चलो भाई पिला देते एक चाय हमको, आपने तो बाहर 4 कप पी रहे होंगे, ये नहीं 1 कप पिला दे, अंदर आदमी एक चिल्ला रहा है। चलो ना, कूलेंट आइए। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कूलेंट पर। चलो कूलेंट, अब देखो कूलेंट क्या जरा समझो। ऐसा होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए एक सर्टेन प्रेशर चाहिए और उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। मेरा कहने का मतलब है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एक सर्टेन प्रेशर एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। फिर से सुनो, किसी केमिकल रिएक्शन को अगर देखो तो एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पे चलता है। जैसे मान लो तुम ही लो अपने आप को, तुम लोग भी तो एक केमिकल कंपाउंड हो। अबे शेर खा लेगा तो शेर क्या खाएगा, तुम्हारा प्रोटीन। तो सर हमको जिस दिन शेर खाएगा उस दिन हम समझ जाएंगे हम लोग प्रोटीन है, वही तो हम भी करें, खाए तब भी समझोगे, पहले समझ लो तुम लोग प्रोटीन हो। ठीक है, तो ये बताओ तुम लोग क्या हो, एक केमिकल कंपाउंड हो, ठीक है ना। और जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सारा चल रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब तुम जो खाना खाए हो, डाइजेशन एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है, वो ऑक्सीजन उसको तोड़ा है, CO2 निकला है, बदले में एनर्जी बना है, ये सब तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन ही तो चल रहे हैं। तो सर अब हम समझ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो केमिकल कंपाउंड है, और हमारी बॉडी के अंदर चलने वाला जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एसिमिलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, ये सारा का सारा सर क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन
बहुत सही, अब आप समझ गए। अब ये बताओ, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को जो तुम लोग हो चलने के लिए एक प्रेशर तुम्हारा है कि नहीं है? हाँ सर, ब्लड प्रेशर। एक टेम्परेचर तुम्हारा है कि नहीं है? हाँ सर, 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। समझ में आ गया? सुनो, बीपी बढ़ा दें? नहीं सर, कार्डियक स्ट्रोक हो जाएगा, सारा रिएक्शन रुक जाएगा। सुनो, फीवर 104 कर दें? नहीं सर, कार्डियक स्ट्रोक हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ओ, तो सर आप इनडायरेक्टली ये इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर हमारी बॉडी का भी उल्टा सीधा हुआ तो हमारा भी रिएक्शन रुका और हम भी गए। एग्जैक्टली, समझ में आया? तो यहां पे भी जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को भी कराने के लिए उस रिएक्टर के अंदर, उस फर्नेस के अंदर, उस भट्टी के अंदर प्रॉपर सब कुछ कंट्रोल तरीके से चाहिए। ठीक है? और ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है, ये बच्चा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट या ऊष्मा निकलती हो। देखो, ये हीट और एनर्जी से तो तुम इसको जाके पानी खौला के बिजली बना लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो हीट बढ़ रहा है, उससे तो इंस्ट्रूमेंट जलना बंद हो जाएगा ना, चलना बंद हो जाएगा। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन गर्म हो गया तो गाड़ी का पेट्रोल जलना बंद हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। इसीलिए गाड़ी में नीले रंग का, हरे रंग का कूलेंट पड़ा होता है। पहले जमाने में, विश्वास नहीं करोगे, हमारे ताऊ जी के पास जीप था, है ना, महिंद्रा वाला, है ना। अब तो ये आ गया तुम्हारा, क्या नाम, थार वार आ गया। उस जमाने में वो था, तो उसमें क्या होता था, हम अक्सर देखे हैं, ताऊ जी का जीप गर्म हो जाता था तो कहते थे चलो उतरो तुम लोग, हम लोग अब थोड़ा पकौड़ी समोसा खाते हैं। और तब तक उनका ड्राइवर होता था, गैलन से ज्यादा पानी भर के और ले आके इंजन पे डालता था, फिर इंजन पे डालता था। जब इंजन ठंडा हो जाए तब गाड़ी ऑन होती थी। अब ये सब कोई के सब बवाल ववाल की कोई जरूरत नहीं है। रेडीमेड पहले पनीय होता था ना, कूलेंट, गर्मी में पानी भी काम ना करे। अब क्या होता है, रेडीमेड ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का कूलेंट होता है। आप देखिए, सफेद कलर के डब्बे में दिखता भी है ताकि पता चले कूलेंट कम हो रहा है। यस है, ठीक है। अब ये नॉन स्टॉप आपकी गाड़ी एकदम इंदौर से भाग जाएगी बेंगलोर, बेंगलोर से भाग जाएगी पता नहीं कहां, और वहां से भागी बिना कहां, बिना कुछ किए। मतलब अब कोई कूलेंट उलेंट, इंजन गर्म नहीं होगा, नॉन स्टॉप चलाओ 1000 किलोमीटर। समझे नहीं है ये लोग? तो जब समझते हो तो एक्सप्रेशन चेंज किया करो ना, बार बार बोला तुम लोगों को। नहीं समझे तब भी अजीब सा, और समझ गया तब और अजीब सा। चेंज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोग तो इस विषय को एकदम बोरिंग समझ के बैठे हैं। पढ़ाई को ही आप लोग मारने नरक है ना, मजेदार चीज है। दुनिया का हर चीज मिल जाएगा जो जो चाह रहे हैं, बस पढ़ना ही तो है। उसका देखिए जिंदगी इनकी कितनी बढ़िया गुजरने वाली है। अच्छा, अब सुनो, वही हम कह रहे हैं कि असल में कूलेंट क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल कर देता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे लगातार रिएक्शन चलता रहे। जैसे गाड़ी में लगातार पेट्रोल जलता रहता है। तो लिख लो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर ऊष्मा निकलता है ना, हीट निकलता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे बचपन में, है ना। सो हीट इंक्रीजेस, सो हीट इंक्रीजेस, इसलिए हीट बढ़ जाता है। सो हीट इंक्रीजेस, लिख लो, कूलेंट इज यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड अ रिएक्टर। हो गया, कूलेंट इज यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड अ रिएक्टर, है ना। इसीलिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है ताकि टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, है ना। इसीलिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है जिससे टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। सो कूलेंट इज यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड अ रिएक्टर। ओके बच्चों, कूलेंट इज यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड अ रिएक्टर। चलिए, ये भी हो गया। सुनो एक बात सुनो, ये पे हम बता दें, दुनिया के सबसे ज्यादा रिएक्टर ना कोस्टल एरिया पे है। जानते हो क्यों? ताकि कोस्टल एरिया के पास कोई अगर दुर्घटना होती है तो जान माल का नुकसान ना हो। ये बताओ, कोस्टल एरिया पे आबादी रहती है क्या? आप आंसर दे रहे हैं नहीं। समझ में आई बात? अरे नहीं रहती है यार, कम रहती है यार। तो कम मतलब कम दुर्घटना होगी ना, जान माल का नुकसान कम होगा ना। और एकदम कोस्टल एरिया पे तो कोई नहीं होता है, वहां लोग बस नहाने जाते हैं, बस लौट के चले आते हैं। फोटो खिंचाने जाते, लौट के चले आते हैं। आगे बढ़े, चलो।
कुछ रिएक्टर्स तो जो कोस्टल एरियाज पे, मेन काम तो ये है सेफ्टी, लेकिन कुछ रिएक्टर्स जो कोस्टल एरिया में है बच्चों, वो लोग नॉर्मल ओशन का पानी यूज करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। नई बात समझ में आई? दे आर यूजिंग द नॉर्मल वाटर, मतलब नॉर्मल पानी को भी कूलेंट की तरह यूज किया। पहले नहीं गाड़ियों में होता था, तो इसलिए भी कुछ रिएक्टर जो है कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं ताकि समुद्र का पानी ही कूलेंट की तरह यूज किया जा सके। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि लिक्विड सोडियम पहले बनाओ या हैवी वाटर बनाओ, बनाना वो महंगा, और बनाने का उसको डिकम्पोज करना, रिसाइकिल करना वो महंगा, और ऊपर से खुले में कहीं डाल वाल दिए तो वहां जीव जंतु के लिए वो खतरनाक। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर नेचुरली मिल जाए तो क्या दिक्कत है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए, और गूगल करके देख लेना, दुनिया के 70% रिएक्टर करीब करीब तुमको समुद्र के किनारे मिलेगा। तब तो जापान में सुनामी आई थी, जापान वाला समुद्र के किनारे वाला दुर्घटना हो गया था, ठीक है ना? हाँ, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? भारत में नरोरा जो है उत्तर प्रदेश सेंटर में, अरे प्रभु नरोरा ना, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, मैंने बोला ऑल। तुम्हारे इधर मध्य प्रदेश में भी तो एक बनने जा रहा है बारगी छुटका में, तो मध्य प्रदेश बारगी झुटका तो सेंटर पड़ा देश का। आपको नहीं पता बारगी झुटका मध्य प्रदेश में, तो मेरी क्या गलती है? आपको अपना शहर और वो ही नहीं पता है, ब्लॉक तो देश में ये सब जहाँ पे नए रिएक्टर बताऊंगा, रुक जाओ। फाइनली हम लोग कहां पहुंच गए? कूलेंट, ठीक है, ये कूलेंट का कॉन्सेप्ट जान गए। अब हम पहुंचेंगे कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड, ठीक है ना? अब हम पहुंचेंगे कंट्रोल रॉड, ओके। वही बात बोल रहा हूं, कंट्रोल रॉड एकदम रिएक्टर एक पीछे पड़े हैं। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड को बच्चों हम लोग इसको एब्जॉर्बेंट रॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट रॉड भी कहते हैं। सुनो, तुम लोग एक दुर्घटना का नाम सुने होंगे जिसका नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। सुने हो बच्चों? चेरनोबिल डिजास्टर, ये बड़ा खतरनाक डिजास्टर था, यूक्रेन में हुआ था किसी जमाने में। और जानते हो पूरा रिएक्टर ही एटम बम की तरह बनकर फट फूट गया था। और 26 लोग, ऐसा सुनने में आता है 26 लोग 27 लोग रिएक्टर के अंदर काम कर रहे थे, मरा गए थे। थैंक गॉड उस जगह पर उस जमाने में कोई हुआ नहीं करता था, नहीं तो गिन नहीं पाते हम लोग, आज इतिहास में गिन रहे होते कितने लोग गए हैं, ठीक है। तो सर वहां ऐसा क्या हो गया? वहां ऐसा कुछ हो गया, कंट्रोल रॉड के साथ कुछ खतरा हो गया, गड़बड़ हो गया, जिससे किए धराए पे पानी फिर गया। और आज तक दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन की वजह से होने वाला अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर है तो वो आज भी चेरनोबिल है। कुछ लोग जापान का फुकुशिमा वाला होने के बाद कहते थे वो दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन बाद में समझा नहीं, चेरनोबिल अभी भी सबसे बड़ा है। अब सोचिए, इस तरह की चीजें खतरनाक हो सकती हैं अगर सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाई गई, ठीक है। एक बताओ, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर इसीलिए उस जगह पे सेफ्टी उफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहीं मान लो तीन टेररिस्टिक उसके उस रिएक्शन कंट्रोल कर दिए, तो बताओ वो शहर और वो रिएक्टर एक एटम बम में चेंज हो जाएगा और इतने लोग मरेंगे कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एवरीबॉडी क्लियर? यस, ताकि रिएक्शन जो है अपने तरीके से चलता रहे। अब सुनो बच्चों, यहां पे मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं जिन चीजों को हम एज अ कंट्रोल रॉड या एब्जॉर्बेंट रॉड यूज करते हैं। और ये मैं आपके आने वाले वर्षों में एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के फॉर्म में फिर गेस कर रहा हूं, आएगा जरूर, क्योंकि चेरनोबिल वाला हादसा, इतना बड़ा हादसा यूपीएससी पूछेगा जरूर। अब किसकी किस्मत में होगा मुझे पता नहीं है, पर ये आएगा जरूर। और लोग ऐसा कहते हैं, जो रवि सर कहते हैं, मान लिया करो उनके जिह्वा पे सरस्वती बैठती है ना, टच भगवान बैठाते रहना, है ना। अब सुनो, इसमें जैसे एक बोरॉन है, एक कैडमियम है और एक इंडियम है। ये थोड़ा नाम लिखो तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। बोरॉन, कैडमियम, इंडियम, ठीक है। कैडमियम लिख ही लोगे, है ना, बोरॉन BORON बोरॉन, कैडमियम लिख ही लोगे CADMIUM कैडमियम, और INDIUM इंडियम, INDIUM इंडियम। ये और इसके अलावा एक दो और है, लेकिन ये तीन से हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारे पेपर ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ बोरॉन रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, या व्हाट इज द यूज ऑफ कैडमियम रॉड। और अगर ये बोल दिया व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल रॉड, तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। जैसे क्या पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर 2011 बोला भैया न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना।
वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता था? ये बताओ कि क्या है हैवी वाटर है ना, वो क्या है, ऐसे बोल देता तो कहते थोड़ी ना कि ये मॉडरेटर है। वो पूछा कि इसमें से क्या काम होता है, जिसको कंसेप्ट समझ में आता अच्छा ये करता, नहीं तो मॉडरेटर सिर्फ फैक्ट पूछ देता, मॉडरेटर का नाम बताओ, D2O, ये तो स्टेट पीछे से क्वेश्चन हो जाता। अब वो क्या करता है D2O किसी रिएक्टर के अंदर, पूरा कंसेप्ट, स्पीड कम करता है, बढ़ाता है, तो ये कंसेप्ट यूपीएससी कभी भी फैक्ट नहीं देता है, ठीक है, ये मैं शुरू से बता रहा हूं। फैक्ट भी देता है तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के देता है, इस तरह घटिया घटिया फैक्ट नहीं देता है। अब सुनो, ये रॉड करते क्या है, एक बात समझो। मान लो बच्चों ये एक रिएक्टर है, क्या है, एक रिएक्टर है, ये एक रिएक्टर है, ठीक है, ये हो गया एक रिएक्टर। कहानी क्या है, इस रिएक्टर के अंदर होता क्या है, रिएक्शन। क्या रिएक्शन होता है, देखो ऐसा है, इस रिएक्टर के अंदर मान लो एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन ने तोड़ा, समझ रहा, एक यूरेनियम को कितने न्यूट्रॉन ने तोड़ा, एक न्यूट्रॉन ने। जब एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन ने तोड़ा तो प्रभु कितना न्यूट्रॉन निकला, 3। ये न्यूट्रॉन तो खत्म हो गया इसको तोड़ते ही, और एक पार्टिकल यूरेनियम भी खत्म हो गया। भाई यूरेनियम एक पार्टिकल थोड़ी ना होता है, अरबों खरबों पार्टिकल होता है, करीब करीब हजार किलो से ज्यादा यूरेनियम रखा जाता है रिएक्टर में ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे। ये थोड़ी ना है कि बल्ब जला के बंद हो जाए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है। आपको क्या लगता है गाड़ी एक बार ऑन की थोड़ी सी खिसकी रुक गई ना, पेट्रोल जलता रहे गाड़ी चलती रहे, इस तरह से सिस्टम डेवलप करना है, थोड़ी ना गाड़ी ऑन क्या कर रुक गई, गाड़ी ऑन ये क्या है, मतलब समझ गए सर आप ये कहना चाह रहे रिएक्शन चलता रहे गाड़ी चलती रहे, रिएक्शन चलता रहे गाड़ी ओ मतलब यूरेनियम जलता रहे, न्यूट्रॉन आता रहे, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे, यूरेनियम जलता रहे, रिएक्शन रोको नहीं, चला नहीं, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बनती रहे। समझ में आई बात? तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, सुनो अभी, ये न्यूट्रॉन खत्म, एक पार्टिकल यूरेनियम खत्म, 1 गुना हीट एनर्जी निकल गया, ये मान लो 1 टाइम हीट एनर्जी निकल गया। अगली बार क्या न्यूट्रॉन निकला है, 3 न्यूट्रॉन आएगा, कितना यूरेनियम तोड़ेगा, 3, कितना न्यूट्रॉन निकलेगा, 9, और 3 न्यूट्रॉन ने 3 यूरेनियम तोड़ा तो कितना गुना हीट निकलेगा, 3 गुना। यहां कितना था, 1 टाइम। अच्छा अब यहां 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 टाइम। अब कितना आएगा, 9, कितना तोड़ेगा यूरेनियम, कितना बनेगा 27, कितना टाइम हीट होगा, 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अगली बार कितना आएगा, 27, कितना तोड़ेगा, 27, कितना बनेगा, मत जोड़ो, सुनो मत जोड़ो, मत जोड़ो, 27 गुना हुआ या इतना गुना हुआ ना, हो सकता है 9 गुना पे ही रिएक्टर फट गया हो, चिनोबल वाला हादसा हुआ, अंदर मर गए हो, ये चेन रिएक्शन हो गया है, ये एटम बम में होता है। रोको जल्दी, हीट बढ़ रहा है। अब इस क्लास के अंदर हीट बढ़ने लगे, हीट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सुनो, और बढ़ने लगे और प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ने लगे दिवलवा फट जाएगा और सब मर जाएंगे। समझ में आई बात? सर हम समझ गए इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं। एनर्जी और हीट को एक कंट्रोल में रखना है, तो क्या किया जाए, नहीं चिरनोबल में ऐसा ही हुआ था। चिरनोबल में ऐसा कहते हैं कैडमियम रॉड का यूज किया गया, और कैडमियम रॉड कुछ गलती से पिघले गया, वो खुदे पिघल गया। अब कैडमियम रॉड पिघल गया तो पूरे हीट को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल नहीं कर पाया, और इस तरीके से न्यूट्रॉन 3 9 गुना 27 गुना 81 गुना 264 गुना, और इस तरह करते करते, ये जानते हो ये कब होता है, ये तब होता है जब हमको दुनिया में लोगों को खत्म करना होता है, एटम बम बनाना होता है। इतनी हीट और इतनी एनर्जी हो कि कोई बचे नहीं। इसीलिए जब एटम बम गिरता है ना तो तुम जलते नहीं हो, तुम भस्म हो जाते हो, मौका भी नहीं लगता कि तुमको जल के और तड़प रहे हो, दर्द हो रहा है, ऐसे गिरे कि भस्म हो गया। जैसे शंकर भगवान पानी लिए और फेंके, स्वाहा स्वाहा हो गया, दर्द भी ना हो और दुनिया में नहीं है, ये होता है एटम बम। इस तरीके से जलोगे। रुकिए अभी वो भी बताता हूं, ठीक है, इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ऐसा जलोगे ना तो राख भी नहीं बचेगा। सर ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां पर एटम गिरा था हिरोशिमा में, वहां लोगों का शैडो आया था, लोगों का राख भी नहीं मिला था, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। तो सर हड्डियां भी नहीं बची कि उसको ले जाके गंगा के तो उसमें दफना दे, अरे वहां गंगा कहां है, वहां हड्डी भी नहीं बचा। एकदम ऐसे समझो जैसे आदमी है, हजारों हजार डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का झोंका आया, झोंके में क्या बचेगा, पत्ती जल के खत्म। सर कुछ पता ही नहीं चला, हम दुनिया में नहीं है, दर्द भी नहीं हुआ, एग्जैक्टली कुछ ऐसा। सर मत डराओ, फालतू बात इसीलिए कह रहे हैं, रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर ये क्या क्या चीजें आप बता रहे हैं, हम ही बताएंगे और कौन बताएगा? इधर आओ, एटम हम गिराते समय हम फील भी किए हैं, इधर आओ इधर आओ।
अब सुनो क्या काम है भाई, क्या काम है ये कैडमियम का क्या काम है, बोरान का क्या काम है, ई क्या करेंगे सब, 2 न्यूट्रॉन बच्चा इसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओ तो फिर एक ही जाएगा, ओ तो एक ही टूटेगा, ओ तो 3 ही निकलेगा, ओ तो एक ही गुना एनर्जी आएगी, कंट्रोल हो गया रिएक्शन। फिर 3 आया, रुक जाओ, 2 फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर एक ही जाएगा, एक ही तोड़ेगा, 3 ही निकलेगा, एक ही गुना हीट एनर्जी होगी, 2 एब्जॉर्ब कर लेगा, एक ही जाएगा, एक ही टूटेगा, फिर भाई ये रिएक्शन कंट्रोल हो गया। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो भैया बोरॉन कैडमियम ये सब क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इनसाइड अ रिएक्टर एंड कंट्रोल इंटायर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। बहुत सही से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बिजली बन रहा है, फट फूट जाएगा, मरमरा जाएंगे, नहीं तो लिख लो, दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इनसाइड अ रिएक्टर, दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इनसाइड अ रिएक्टर and control nuclear fission reaction and control nuclear fission reaction. So they absorb extra neutron inside a reactor and control nuclear fission reaction. तो ये रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने की वजह से जो पूरा रिएक्शन होता है वो कंट्रोल तरीके से चलता है। क्या होता है, वो पूरे कंट्रोल तरीके से चलता है। ये है पूरी कहानी, ठीक है बच्चों, ये है पूरी कहानी। अब सुनो, बोरॉन कैडमियम कंट्रोल और डन। अब हम आते हैं बच्चों रिएक्टर की तरफ। चलो अब हम आते हैं रिएक्टर की तरफ, आ जाओ। वही भट्टी फर्नेस, बार बार कह रहा था मैं, क्या बोलोगे, कोई नहीं, ये एक न्यूक्लियर फर्नेस है, यानी एक नाप की भट्टी है, फर्नेस है, और इसी फर्नेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। क्या चलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। अब कौन सा रिएक्शन चलता है भाई, न्यूक्लियर फिजन कर लो या न्यूक्लियर फ्यूजन कर लो, दोनों रिएक्शन चलाने के लिए भट्टी ही चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन कर लो, फ्यूजन कर लो। ओ तो रिएक्टर इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस, है ना, लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस। ये एक नाप की भट्टी है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस, नाप की भट्टी है, वेयर वी परफॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन कराए जाते हैं, है ना, वेयर वी परफॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शन इन अ कंट्रोल मैनर, ये भी लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस वेयर वी परफॉर्म अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन अ कंट्रोल मैनर, ठीक है ना, जहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को बहुत नियंत्रित तरीके से चलाते हैं। ये कैसी भट्टी हो गई जहां न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल, हाँ भाई फट फूट ना जाए ना, तो यहाँ इसी के अंदर तो कंट्रोल तरीके चलाने के लिए करते हैं। और कौन सा रिएक्शन हो सकता है, फिजन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन ये बताओ हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, पूरा फिजन है तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम हमारा किस पे बेस्ड है, फिजन पे, फ्यूजन बाद में देखेंगे, फ्यूजन बाद में देखेंगे। चलो बच्चों, ये हो गया रिएक्टर फिजन और ये हो गया फ्यूजन। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्टर। एक मिनट, पहले हम तुमको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। आप लोग सुनो, आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों को मैंने बोला था कि हमारा देश जो है, ठीक है, गूगल आ रहा है, नहीं आ रहा वो पता, हमारा इंटरनेट लेगा, वो हम जान रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे कुछ चीजें दिखानी बहुत जरूरी है ना, रुक जाओ, हम 1 मिनट रुक जाओ, इंटरनेट खोलना पड़ेगा, कुछ फैक्चुअल डेटा दिखाना है, कुछ फैक्ट की जरूरत है यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ इंटरनेट, आ जाओ इंटरनेट, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम थोड़ा प्रैक्टिकल फील करके बताना चाहते हैं, तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हमने अपनी कोशिश की, अरे तुम्हारी किस्मत नहीं है तो हम क्या करें। आ गया, चलो आ गया। देखो मैं यहाँ पे एक फैक्ट दिखा रहा हूं, जरा समझो। इस फैक्ट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में जो पहला रिएक्टर था, ठीक है, जो फर्स्ट अप्सरा जिसको कहते हैं, शायद सुना होगा, ठीक है, अप्सरा जो था, अप्सरा रिएक्टर, ये भारत में सबसे पहले जो चला है वो भारत का इतिहास है। और अप्सरा जो रिएक्टर है, इस पूरे रिएक्टर के केस में, अब देखो यहाँ पे बताता हूं, अप्सरा जो है, सी हियर गाइस, ठीक है, अप्सरा जो है
वो हमारा पहला रिएक्टर है, जो पहला रिसर्च रिएक्टर है, और इवन भारत का नहीं एशिया का है, जो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में लगाया गया। और ये उस जगह का नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक कैंपस के अंदर 1956 में चला। जब हम रिएक्टर की कहानी जब भी शुरू करते हैं, और ये मेरी शुरू से आदत है कि भले ही आज ये बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपको अपने देश का पहला रिएक्टर याद रखना चाहिए। आज भी किताबों में अप्सरा का नाम जब भी न्यूक्लियर एनर्जी आता है सबसे पहले स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। नई बात समझ में आई? तो पहले इसी फैक्ट से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज अप्सरा। और ये जानते हो किसकी मदद से सेटअप किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से भारत में सेटअप किया गया। तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये भाभा कहां से आ गए यहाँ पे? भाभा भी आगे आएंगे, रुकिए अभी। भारत प्रोग्राम बताए, भाभा बोले एटम बम बनाया जाएगा, तरीका बताया, फार्मूला बताया, रिएक्शन बताया, ठीक है? लिख लो, अप्सरा इज द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया, है ना? फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया। अप्सरा भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है। तो मतलब रिसर्च रिएक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन जो कंट्रोल तरीके से चलाना सीख रहे हैं, ऐसे समझ लो। कमर्शियल रिएक्टर तो इसके बाद आएगा, जो PHWR से शुरू करेंगे। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इट्स सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम, है ना? ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से भारत में प्रारंभ किया गया। इट्स सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना? इट्स सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की मदद से भारत में सेटअप किया गया। सो इट्स सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, और आगे सुनो। इट्स सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और कहां है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा, ये भारत का पहला है, ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आपको और आगे लिए चलते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं रिएक्टर्स पे। मैंने वो बता दिया। अब लिखो पहला टाइप्स ऑफ रिएक्टर। यहाँ पे लिखो पहला PHWR। लिखो बच्चों, पहला लिखो PHWR। ईयर क्या लिखे हो? 1956, याद रखना 1956। अब सुनो PHWR। PHWR का पूरा नाम क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। उसका पूरा नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है? अब यहीं पे एक चीज और सुन लो। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इसको हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्यों कहते हैं? ये भारत का पहला कॉमर्शियल रिएक्टर है। वो एक्सपेरिमेंटल था, ये कॉमर्शियल है। इट्स अ फर्स्ट कॉमर्शियल रिएक्टर ऑफ इंडिया, एवरीबडी रिमेंबर। इट्स सेटअप एट तारापुर, महाराष्ट्र। इट्स सेटअप एट तारापुर, महाराष्ट्र, है ना? इट इज द फर्स्ट कॉमर्शियल रिएक्टर ऑफ इंडिया, सेटअप एट तारापुर, महाराष्ट्र। यह पहला भारत का पहला कॉमर्शियल रिएक्टर है जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, लगाया गया है, ठीक है? सो फर्स्ट कॉमर्शियल रिएक्टर ऑफ इंडिया, तारापुर, महाराष्ट्र। ओके, और सुनना बच्चों, किसकी मदद से लगाया गया? अमेरिका की मदद से लगाया गया। यूएसए हेल्प टू इंडिया, यूएसए हेल्प टू इंडिया, है ना? इसके लगाने में भारत की मदद अमेरिका ने किया है। तो यूएस हेल्प टू इंडिया, ठीक है? यूएस हेल्प टू इंडिया। तो अमेरिका ने भारत की मदद की है। और सुनो, यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। असल में ये जो PHWR है, जो मदद किएगी, ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम कैन डू टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओ, तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने रिएक्टर लगाने में भारत की मदद की थी, वो टेक्नोलॉजी कनाडा में विकसित हुई थी। हाँ, और इसीलिए इसको कैन डू टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसलिए क्योंकि ये नाम भी आपके UPSC में पुराने पैटर्न में पूछा जा चुका है। मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, क्या पता किसी स्टेट पे ना जाए, तो लिख लेना इट वाज अ कैन डू टेक्नोलॉजी। मतलब कनाडा में विकसित की गई टेक्नोलॉजी को कैन डू टेक्नोलॉजी के नाम से दुनिया में जाना जाता है, जिसको पूरी दुनिया में लोग लगाते हैं, और अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है ना? इट वाज कैन डू टेक्नोलॉजी, मतलब कनाडा में विकसित तकनीकी है, इसलिए इसको नाम हम लोग कैन डू रखे हैं, ठीक है ना? अब ऐसा नाम रखा गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही नाम आपके गवर्नमेंट की साइट और PIB पे भी लिखा गया है। आपको याद बता दूं मैं, आपके जो भी रिसोर्सेज किताब में मैंने लिखे हैं, सब ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक जर्नल्स के इंफॉर्मेशन हैं। ये कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं है, ये सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा को लेकर प्लेगरिज्म चेंज करके मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं। इसके सारे वर्ड्स आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखे गए हैं। टेक्निकल चीजों को मैंने, और जहां जब बच्चों ने मुझे बोला है पीछे के सवाल, सर ये टर्म थोड़ा टफ लग रहा है, मैंने अगली किताब आने पर उसको और सिंपल लैंग्वेज कर दिया है, ठीक है ना? इस किताब में आप लोगों ने ही मुझे बड़ी मदद की है कि सर इसको और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते करते यहां तक पहुंचा हूं मैं।
और यही किताब है जो आप लोगों को दी गई, यही, और यही किताब है जो बच्चे ऑनलाइन मेरी क्लास लेते हैं, यही पढ़ते हैं, और उनको पढ़ना मस्ट है, नहीं तो हमारा कोर्स बेकार है। जैसे जो बच्चे मेरी क्लास सुनते हैं उनको मेरी किताब पढ़ना मस्ट है, जो बच्चे मेरा ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उनको मेरी किताब पढ़नी मस्ट है, नहीं तो उनका सब बेकार है, ठीक है ना। क्योंकि हम बेवकूफ बनाते हैं, हम कहते हैं कि देखो, और पता है हम कभी पीडीएफ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ताकि हम चाहते हैं बच्चे किताब पढ़ें, ठीक है, बच्चे किताब पढ़ें, क्योंकि किताब से नॉलेज होता है, नोट से नहीं। हम लोग किताब पढ़ के आए, इसीलिए कह रहे हैं जिस दिन हम लोग दुनिया से चले जाएंगे ना, तुम लोग को अच्छा अध्यापक नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के जो अध्यापक है वो 40 पन्ने के नोट्स वाले अध्यापक हैं। हम लोग किताबें पढ़ कर आए हैं, जनरल पढ़ के, IIT में बैठ के हम लोग PhD कर करके सोचो क्या क्या किए हैं, तुमको हम क्या बताएं। हम लोग अपनी जिंदगी दी है पढ़ाई में। और आजकल के अध्यापक क्यों, कुछ भी कहीं भी कुछ भी आ रहा है, और यूट्यूब पे कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, हम तो देखते भी नहीं हो, सब क्या दिमाग खराब करते हैं ये लोग। और उसमें 50 मिनट के वीडियो में तो 15 मिनट तुम्हारा नाम लेते हैं, और तुम इतने बेवकूफ, तुम भी लोग खुश हो जाते हो, मेरा नाम ले रहे हैं गुरुजी, वाह 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 वाह, बेवकूफ है ना। चलिएगा, अरे पढ़ाई बात करो ना, सीधे काम की बात। सब ड्रामा ऑनलाइन पे चल रहा है, यूट्यूब पे, है कि नहीं? और आप लोग ही वो ड्रामेबाज हैं। चलिए बताओ, हम लोगों का व्यूज बताओ 50 व्यू नहीं होता है, उन लोगों का 5 लाख हो जाता है। बताइए, ये है हालत। बताइए, जिंदगी दे दी है पढ़ा के, लल्लन टॉप हमको बुलाया भी नहीं। और कुछ लोग टीचर है, उनका इतना शॉर्ट रील आ रहा है कि वो लोग ब्रह्मांड के गुरु हो गए। बताइए, ये तो मार्केट है। चलिए, आप लोग को पता होगा ना कि भारत में यूपीएससी के 3 ही टीचर हैं, है ना। बाकी सब टीचर तो सब चूल्हा और वो क्या है, बवाल वाले, बकवास वाले हैं, जो चुपचाप अपना कोचिंग इंडस्ट्री में बैठकर लगे हुए हैं पढ़ाने में, वो सब बकवास है। सिर्फ इस यूपीएससी टीचिंग में 3 ही मसीहा है, सबको पता है, फालतू बात नहीं, ठीक है। रवि सर है ना, रवि सर है ना, सबको पता है। सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, जिनको लल्लन डब बुला लेता है। बताइए, कितने ऐसे टीचर हैं जो अपनी जिंदगी दे दिए, 50-50 साल, आज है भी नहीं दुनिया में, उनको किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं रहे, शांति से अपना चुपचाप बैठ के पढ़ाते रहे। बताइए, हजारों लाखों IAS ऑफिसर हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। और 2-3 ऐसे IAS ऑफिसर आए जो आपको बार बार शॉर्ट रील देख के लग रहा होगा कि भारत में यही एक IAS के सपूत है, बाकी तो यहां बेकार बैठे हुए हैं। ये सोशल मीडिया आपका पूरा ब्रेन वॉश कर चुका है, अब कुछ बचा नहीं आपके दिमाग में, पूरा कड़ भर चुका है। चलिए, अब PSWR हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला। चलो PSWR अगला हो, ब्रीडर रिएक्टर, है ना, ब्रीडर रिएक्टर। चलो अगला रिएक्टर लिखो, ब्रीडर रिएक्टर। एकदम आज रिएक्टर इसमें आज खत्म करेंगे हम लोग। चलो लिखो ब्रीडर रिएक्टर। सुनो बच्चों, ब्रीडर रिएक्टर, हरी डालो, ब्रीडर रिएक्टर, PSWR हो गया, ठीक है, जितना जाना है। और सुन लो, यही आने वाला है ब्रीडर, अभी बताता हूं क्यों। सुनो, अब ब्रीडर रिएक्टर क्या है, सुनो, ऐसा है, थोड़ा अपना तारीफ कर लें, हाँ ठीक है, रुक जाओ, फिर बैठ के करेंगे। ऐसा है, सुनो, जब तुम लोग पहले दिन आए थे, ठीक है, तो तुमको तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं पता था यूपीएससी का, तुमको सिलेबस भी नहीं पता था, तुम लोग वही यूट्यूब देख कर आए थे, 1 घंटा पढ़ के IAS निकल जाएगा। और साइंस टेक में कुछ पढ़ना है नहीं, करंट अफेयर्स देखना है बस, क्योंकि रैंक 1 भी ऐसा बोला था। अच्छा, और जब तुम लोग पहले दिन क्लास में आए थे तो तुम लोगों का लेवल दिखाए थे कि तुम लोग कितने पानी में हो। और उस दिन विश्वास हो गया था कि जो आदमी इतना धो सकता है वो पक्का हमको बचाएगा भी। जो इतना प्रैक्टिकल करके आया है, क्वेश्चन पेपर बताओ उसके ईयर के साथ रटा हुआ है, और 20 साल जितना मेरी उम्र हो गया उतना पढ़ा चुका है, तो पक्का ये विद्वान तो नहीं है लेकिन अनुभवी बहुत है। बोलो हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है सर। अब सुनो तुम लोग, मेरी तारीफ सुनो थोड़ा। ये बताओ, जब पहले दिन मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाया था, कितना क्वेश्चन तुम लगाए थे? सर 0। ईमानदारी से बोलो हाँ। और जो लोग 1 ट्राई किए थे उसके नीचे चले गए, -1। तो बेटर क्या हो गया? 0। अब ये बताओ, बिकॉज ऑफ मी अब क्या लग रहा है? सर इतना तो जरूर है कि इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया, अभी लगेगा कितना पता नहीं, भी पढ़े ही कितना है। लेकिन सर एक बहुत बड़ी चीज आ गई है, 3 ही दिन के अंदर इतना जरूर समझ गए हैं, सुरक्षित हाथ में है। सच सच बोलो हाँ कि नहीं। अब ये मेरी वजह से हुआ कि तुम्हारी वजह से हुआ है? नहीं बच्चों, दोनों वजह से हुआ है। तुम लोग ही तो आए हो क्लास में सुनने, नहीं आते तो हम क्या कर लेते? पागलों तरह चौराहे चिल्लाते क्या? नहीं, ऑनलाइन तो है ही है, जो लोग आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। जो बच्चे बताओ नहीं आ पा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख नहीं दे रहे हैं, वो ऑनलाइन ही तो मेरा सुनते हैं। और वहां तुमको पता है फेस से ज्यादा फेस टू फेस से ऑनलाइन में है। चलो भाई, हर बच्चा नहीं दे सकता 1.5 लाख 2 लाख ना,
है कि नहीं? गुरु तो हम सबके लिए है ना। चलो, और फ्री में हम कर नहीं सकते हैं, पूछो क्यों? हमारा घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, कैसे हम पल पाएगा भाई? जिंदगी हमारा, चलो पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस वो कवर कराना, अब समझ रहे नहीं समझ रहे? चले, इमोशनल होके ड्रामा मत कीजिए, प्रोफेशनल होके जिंदगी जिए। पैसा बहुत जरूरी है। कोविड के टाइम में देखे थे हम लोग, कई लोग अपने माता पिताजी की जान नहीं बचा पाए, पैसा नहीं था, है कि नहीं? पैसा बचा के रखिए, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना? पैसा को वेस्ट मत कीजिए, उड़ाइए नहीं, सुरक्षित रखिए। अब सर समझ गए। अब इस सर अपना तारीफ करके कंक्लूड कीजिए जल्दी से। मैं वो रिएक्टर हूं जहां तुम लोग की क्षमता काम करने की बढ़ गई, मैं ब्रीडर रिएक्टर हूं आपके लिए। अब भी नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? तो सर एकदम समझ गए। दोस रिएक्टर वेयर एफिशिएंट, लिखो लिखो, दोस रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन। दोस रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन, लिख डालो जल्दी। Those reactor where efficiency of fuel enhance for power generation, यानी वो रिएक्टर जहां पर है ना एनर्जी जनरेशन करने की क्षमता बढ़ जाती है, उस रिएक्टर को क्या बोलते हैं? ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है? ब्रीडर रिएक्टर। सो दोज रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। बहुत सही है ना, उसको हम लोग ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। एक बात बताओ, अच्छी क्वालिटी का रिएक्टर सस्ता होगा कि महंगा? थैंक गॉड आप समझ रहे हैं कि मैं आपको सस्ते में क्यों मिलूं 15,000 रुपए वाली जगह पे, है कि नहीं? चलिएगा। सो स्वीट ऑफ यू बच्चा, सो स्वीट ऑफ यू। देखो, हम किसी की बड़ाई पे हम बहकते नहीं हैं। हमकी सैलरी फालतू बात नहीं, ठीक है? पढ़ाई बात कर रहे हैं, बस इतना जान लो। एक समय था कि हम लोगों के पास जाते तो लोग हमसे कहते थे सीवी भेज दो, हम आपको बुला लेंगे, ठीक है ना? आज तक हमारे पास किसी का कॉल नहीं आया, लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे पास जो आज सबका कॉल आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, बस इतना ही बता सकता हूं। और पैसा और चेकबुक मेरे सामने होता है, लेकिन हम थोड़ा अच्छे इंसान के साथ काम करना पसंद करते हैं पैसे को लेने। पैसा हमारा हो गया जितनी इच्छा थी, गाँव तो जाना है, कौन सा हमको मर्सिडीज खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, बस ट्रैक्टर का पैसा हो गया, ट्रैक्टर तो उतना पैसा हो गया मेरे पास, हमको मर्सिडीज नहीं खरीदना, मेरा काम हो गया। चलो अब 1-2 साल तुम लोग को पढ़ा देते हैं, चलते हैं हम गाँव। ये हमारा लास्ट फेज चल रहा है, हो गया 20 साल, अब नए लोग आएंगे पढ़ाएंगे भाई, चलो। अरे वो हम फ्री में ऑनलाइन आके पढ़ाएंगे, बस गांव से हम अपना जाएं, जिंदगी जिए। तुम लोग के हो गया 20 साल, हो गया, चलिए आप लोग का हो जाएगा। आइए चलिए अभी, है ना? सब चाहते हैं हमको फंसा के भाई, हम भागेंगे यहाँ से। देख रहे पसीना पसीना हो गया, सुबह शाम तक पढ़ा रहे हैं। चलिए हम जाएंगे गांव में, अपना बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, बायोगैस प्लांट लगाएंगे, तब हाँ इतना पढ़ लिख के आईटी से सब उसको यूज करेंगे। गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, वर्मी कल्चरिंग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट करेंगे, करोड़ों रुपया गांव से कमाएंगे। और सुनो, किसी ना नेता से, ना किसी आईएएस ऑफिसर से, ना प्रधानमंत्री से 1 रुपया भिखारियों की तरह लेंगे भी नहीं। हमारे गांव के लोग काम करेंगे, सारा दिमाग लगाएंगे और सब करोड़ों रुपए का गांव बनाएंगे। तुम लोगों को हम कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। हमारा बहुत गलत है यहाँ देश में, हम किसी दिखाएंगे मर्डर कर देंगे सब। हमारा है देश बहुत गलत हो गया है, यहाँ अपना ही अपने का मर्डर कर देगा, अच्छा काम करेंगे, सोचेगा कल को नेता बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। कुछ नहीं, अपना चुप मार के घर के अंदर बैठ के काम करेंगे, बाहर ऊपर कैल्शियम कम हो गया, धूप में बैठ के कैल्शियम लेंगे। चलिए पढ़ाई की चुपचाप, है ना, फालतू बात नहीं। मेरे में बड़ा इंटरेस्ट है सबको, अपने पढ़ाई कीजिए। अब लिखो टाइप्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर। चलो हमारी जिंदगी बता रहे हैं हम कैसे जिए, हम अपनी तरह जिए, हम क्यों आपके हिसाब से चले। चलो टाइप्स ऑफ रिएक्टर लिखो। चलो देखो 2 तरह के रिएक्टर होते हैं ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है? चलो पहला लिखो बच्चों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR, बहुत बढ़िया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना? और एक और है जो हम लोग बाद में बात करें, सो कहते हैं TBR। पहले लिखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में क्या होता है। सुनो, ये इसको पहले लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार एम मत लिखना, 2 बार लिखना, ठीक है? और इसलिए मैं बता दूं, तुम लोगों ने पेपर नहीं समझा है, 3 बार आ चुका है ये 15 बार में, 15 साल में। और सुन लो, आगे 15 साल में 3 बार और आएगा ये। सर ऐसा क्या है इसके साथ? रुको ना, पीछे हम लोग एक बात कर रहे थे, क्या सर? थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। तो सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इशारों में आप कह रहे हैं क्या? यही वो चीज जिसकी वजह से आप वहां वो आंसर नहीं दिए थे। थोरियम इतना बढ़िया होने के बाद भी हम लोग यूज में क्यों नहीं ला रहे हैं? रुको अभी, ठीक है, रुको अभी, ठीक है? अब सुनो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सुनो, ऐसा रिएक्टर। अब सुनो एक बात, ब्रीडर रिएक्टर सबको समझ में आता है?
वो रिएक्टर जहां पर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है क्या करने के लिए, पावर जनरेशन की। बहुत सही। अब मैं कह रहा हूं ऐसा बीटा रिएक्टर मतलब जिसमें एफिशिएंसी बढ़ जाए, जिसके अंदर जनरली स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन तेज हो यानी फास्ट हो। ये बताओ स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन फास्ट करने के लिए क्या चाहिए? सर मॉडरेटर नहीं चाहिए। अगर मॉडरेटर होगा तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा। समझ आ रही बात? यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन स्लो चाहिए था, तभी फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने मॉडरेटर रखा था। लेकिन सेकंड स्टेज में आते आते आपने बोला मॉडरेटर रेयरली यूज। कुछ याद आ रहा है? और थर्ड में भी बता दूं, यहां भी जनरली रेयरली यूज होता है। असल में क्या होता है, ये ऐसा रिएक्टर है जहां पर फ्यूल को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की स्पीड फास्ट होती है, इसीलिए इस रिएक्टर को अब उसके फीचर के बेस पे फास्ट बीटा रिएक्टर कहते हैं। याद रखना, रिएक्टर बहुत आसान है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, नाम पे ही आंसर दिखाई कर देना। ऐसा रिएक्टर जिसमें कहा गया, सॉरी, ऐसा रिएक्टर जिसमें हैवी वाटर का यूज किया जाए, हाई प्रेशर मेंटेन किया जाए। हो गया प्रेशराइज्ड वाटर। पूछा व्हाट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, चुपचाप यही लिख देना। फिर पूछा जाए व्हाट इज अ फास्ट ब्रीडर, क्या पूछा जाए, ये तो पूछा हुआ 3 बार। ऐसा ब्रीडर रिएक्टर, अब आप वहां पे ब्रीडर को भी डिफाइन कर दीजिएगा। ब्रीडर रिएक्टर सा दोज रिएक्टर जहां पर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है पावर जनरेशन करने की। अब ये ऐसा ब्रीडर रिएक्टर होगा जहां पर जनरली मॉडरेटर का यूज नहीं होगा, इसलिए यहां पर इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड फास्ट रखी जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए। इसीलिए इस रिएक्टर को हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इसी को कहानी बना के लिख लेना। यही तो मैं कह रहा हूं, समझ लो, रट के नहीं जा पाओगे। जो रट के जाओगे तीसरा पूछेगा, 3 रटोगे चौथा पूछेगा, और चौथा रटोगे तो 5वां पूछेगा। समझ के जाओगे तो इनफाइनाइट भी ऑप्शन पूछेगा, मार दोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ के जाओ, कहां तक, और समझ के जाओगे तो प्रेशर में भी नहीं जाओगे। रट के जाओगे याद नहीं आ रहा, याद या कुछ याद ही नहीं कर रहा है, अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, अब सुनो यहीं पे समझो। ठीक है, तो लिख लो दोज बीटा रिएक्टर, हम इसको और शॉर्ट में लिखा रहे हैं। दोज बीटा रिएक्टर वेयर मॉडरेटर जनरली नॉट इन यूज। Those breeder reactor where moderator generally not in use. Those breeder reactor where moderator generally not in use. ठीक है ना? So speed of neutron is fast. So speed of neutron is fast for breakdown of fuel. So speed of neutron is fast for breakdown of fuel. ठीक है ना? अतः यहां पे स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन काफी तेज होता है, किसके लिए? फ्यूल को तोड़ने के लिए। और वो कौन सा फ्यूल है? वो फ्यूल है बच्चा प्लूटोनियम। वो फ्यूल कौन सा है बच्चा? थोरियम डिराइव यूरेनियम 233। अब समझ में आया कि थोरियम और प्लूटोनियम को जलाने के लिए भविष्य का फ्यूचर कौन है? फास्ट बीटा रिएक्टर। और भारत जैसी कंट्री में कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा होता है? थोरियम। तो भारत का फ्यूचर इसके साथ है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? अब सुनो, यहां पे तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सर एक बात बताओ, क्या हमारे देश में फास्ट बीटा रिएक्टर है? हाँ है। सर भारत में पावर जनरेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। सर कितना हो रहा है? आज भारत में लगभग 500 मेगावाट का पावर जनरेशन हमारे कंट्री में फास्ट बीटा रिएक्टर से चल रहा है। और किस जगह पे हो रहा है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना? ये एक जगह है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि कलपक्कम में है। कलपक्कम का मतलब होता है बच्चों तमिलनाडु में है। और यहां पर क्या चल रहा है? 500 मेगावाट पावर जनरेशन शुरुआत हो चुकी है। और आज नहीं, यहां से 8 साल पहले हो चुका है। ओके, यानी विद द हेल्प विद 500 मेगावाट पावर जनरेशन। ठीक है, और इस रिएक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्टर को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है छोटे लेवल पर एक बनने वाला फास्ट बीटा रिएक्टर। प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल टाइप का, छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का। तो 500 मेगावाट पावर जनरेशन प्रोटोटाइप फास्ट बीटा रिएक्टर भारत में आज सेटअप है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में, जहां भारत में न्यूक्लियर एनर्जी फास्ट बीटा रिएक्टर से बन रही है। एक बात यहीं पर अब बताऊंगा, वर्ल्ड में, दुनिया में कौन कौन से कंट्री हैं जहां पर फास्ट बीटा रिएक्टर से आज इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? 4। एक है बच्चा तुम्हारा चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है रशिया, और चौथा है अपना प्यारा देश भारत। तो दुनिया में 4 ही ऐसे कंट्री हैं। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, बता रहा हूं।
तुम लोग तो पढ़े हो करंट अफेयर्स में, पढ़ डालो। दुनिया में 4 ही ऐसे कंट्री हैं जहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं। एक है चाइना, एक है जापान, एक है रशिया और एक है भारत। भारत का मतलब इंडिया, चौथा इंडिया। यह है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, अब सुनो अगला चलते हैं थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। अगला चलते हैं थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मिनट इसमें लगेगा इसको खत्म करने में। ठीक है, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। देखो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है समझो जरा। ऐसा ब्रीडर रिएक्टर जिसके अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा रखा जाता है ना। ऐसा ब्रीडर रिएक्टर जिसके अंदर टेम्परेचर मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट, याद आ रहा है, थर्मल का मतलब हीट होता है। तो ऐसा ब्रीडर रिएक्टर जिसके अंदर हीट ज्यादा मेंटेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, है ना। दोज ब्रीडर रिएक्टर वेयर टेम्परेचर इज हाई फॉर रिएक्शन, बस दोज ब्रीडर रिएक्टर वेयर टेम्परेचर इज हाई फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। दोज ब्रीडर रिएक्टर वेयर टेम्परेचर इज जनरली हाई फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो वह ब्रीडर रिएक्टर जिसमें सामान्यतः तापमान जो होता है थोड़ा ज्यादा बनाकर रखते हैं उसको हम थर्मल ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ओके, अब सुनो, अभी हम लोगों को रिएक्टर्स पे बात करनी है। ठीक है, रिएक्टर्स में क्या क्या बात करनी है एक आउटलाइन सुन लो। आगे के लेक्चर में हम लोग वही सब बात करेंगे तो छूट जाएगा। अभी रिएक्टर्स में हम लोगों को खत्म नहीं हुआ अभी ये न्यूक्लियर एनर्जी। सुनो, अभी आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूं। और मैं कुछ भी पार्ट छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी करियर के साथ रिस्क नहीं ले सकता। आपको लेना तो छोड़ दीजिएगा। पहला हम लोग को बात करेंगे भाई रिएक्टर का लोकेशन कहां कहां है भारत में, पहली चीज इस पे बात करेंगे। ठीक है ना। दूसरा बात करेंगे रिएक्टर के बाद कुछ रिएक्टर के साथ जो इश्यूज हैं, है ना, उस इश्यूज के बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रक्चर बना लो अभी क्या क्या बचा और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि यही चीजें आपको किताब से भी जानी है, देखनी है। ठीक है, भारत में रिएक्टर कहां कहां है, दूसरा इश्यूज क्या क्या है, रिएक्टर में लेकर कौन कौन सी जगह पे क्या क्या इश्यूज हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अभी काफी चीजें हैं, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के अभी फैक्ट देने हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ फैक्ट देने हैं। और हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फ्यूजन पे तो कोई बात ही नहीं किया। जितनी बातें हुई हैं वो किस पे हुई हैं, न्यूक्लियर फिजन पर, क्योंकि हमारे कंट्री का जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिजन पे बेस्ड है। फ्यूजन पे काम चल रहा है लेकिन अभी उतने लेवल का हम काम नहीं कर पाए हैं। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ हम लोग वो चाइना का आर्टिफिशियल सन पढ़ेंगे और इसमें एक प्रोजेक्ट और पढ़ेंगे ईटर का नाम, और ईटर के साथ हम लोग चाइना का आर्टिफिशियल सन पढ़ेंगे, चाइना का आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे कहां, न्यूक्लियर एनर्जी का। सुनो, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हल्के में मत लो। न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे। अभी सुनो, 1 मिनट सुनो, पहले पूरा स्ट्रक्चर सुनो। इसमें आपको पहले तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, सुन लो स्ट्रक्चर, सुन लो, हड़बड़ाना नहीं। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहां पर कुछ मिसलेनियस जैसे आते हैं न्यूक्लियर एडवांटेज में, जैसे यहां पर हम लोगों को न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह के बारे में बात करना है। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह के बारे में बात करना है। यहीं पर हम लोगों को न्यूक्लियर विंटर के बारे में बात करना, कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि अपने आप में बहुत ही मजेदार टॉपिक है, न्यूक्लियर विंटर के बारे में बात करना है। ये टॉपिक है जो अभी इतने बचे हैं, उसके बाद जाकर हमारा सिलेबस खत्म होगा न्यूक्लियर एनर्जी का। तो मान के चलो अभी इसमें कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर और बचता है। ठीक है, अभी इसमें काफी चीजें करनी है। इसको करने के बाद हम लोगों को पीटी के क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करने हैं और मेंस के सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कैसे करने हैं उसको बताऊंगा, उसका आंसर लिखेंगे और फिर उसके बाद अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन खत्म करेंगे। और यही तरीका हम लोग सिर्फ एनर्जी के बाद नहीं, अब उसको स्पेस में भी चलाएंगे, आगे आईसीटी में भी चलाएंगे, हर जगह चलाएंगे और पूरा तैयारी पीटी मेंस का इतना बढ़िया से करेंगे। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस कहता ना कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। पढ़ाई और तैयारी कुछ ऐसे करो कि एग्जाम में जाने पहले लगे कि हमारा रैंक है। नहीं समझ में आया है कि नहीं? तुम लोग तो मारते हो इस एग्जाम का, एकदम निगेटिव होके जाते हो, एकदम बहुत बढ़िया। चलो भाई।